Hello, my dear students. Welcome to today's class. I hope you all are safe and healthy. Yes, my dear student. Today we will start our next topic. Topic is post-drift studies. Is fourth chapter of fundamental geography. In last previous lecture, we have discussed about Alfred Wegener continental drift theory. Now we discuss about पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़, यानी कि जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके बाद में क्या स्टडीज़ हुई, क्या कुछ नया चेंज हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो किस तरह से हुआ, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू टाइम। ये कहा जाता है कि आफ्टर सेकेंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि अराउंड 1945, क्योंकि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1945 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो चुके थे। उसके बाद न्यू स्टडी होनी शुरू हो गई थी। तो जो साइंटिस्ट थे अब उन्होंने क्या जो है एविडेंस कलेक्ट किए, जो अल्फ्रेड ने एविडेंस दिए थे अपनी थ्योरी को एक तरह से प्रूफ करने के लिए। अब उन एविडेंस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए कि ये जो एविडेंस है, ये जो दो फोर्स दी थी वैगनर ने, जो अल्फ्रेड वैगनर ने फोर्स दी थी, टाइडल फोर्स और पोलर फ्लेमिंग फोर्स, यानी कि जो पोल्स हैं उनके फ्लिंग होने से और जो टाइड वेव्स हैं उनकी वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बने हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये दो फोर्स की वजह से इतने बड़े लैंड मास जो हैं वो अलग हो जाएं और ओशियंस और कॉन्टिनेंट बन जाएं। तो अब यहाँ पर जब भाई आप अल्फ्रेड की बात को स्वीकार नहीं करते तो कुछ नया तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर अब उन्होंने अपने न्यू थ्योरीज़ को दिया। तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ को देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने क्या दिया, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। यस माय डियर स्टूडेंट, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल जो करंट थ्योरी है इज हियर कन्वेंशनल करंट थ्योरी। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो जो अर्थ के इंटीरियर में, क्योंकि हम लास्ट प्रीवियस चैप्टर में इंटीरियर ऑफ अर्थ में ये स्टडी कर चुके हैं कि जो अर्थ का इंटीरियर है वहाँ पर किस तरह की फोर्सेस हैं, किस तरह से जो है अर्थ के अंदर लिक्विड फॉर्म भी है, सॉलिड फॉर्म भी है और सेमी सॉलिड भी है। तो अब इन फॉर्म्स की वजह से किस तरह से नीचे से प्रेशर लगता है, किस तरह से मूवमेंट हुई होंगी। अब यहाँ पर इन्होंने जो फर्स्ट एविडेंस दिया है वो ये कहा है कि यहाँ पर कन्वेंशनल करंट जो था उसने वर्क किया है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो ये कन्वेंशनल करंट अर्थ के जो सरफेस है उसके नीचे मोल्टन जो लेयर है उसके अंदर, मेटल लेयर के अंदर जो मोल्टन फॉर्म में मैग्मा है वहाँ पर कन्वेंशनल करंट चलता है। और वो जो कन्वेंशनल करंट ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और ये कन्वेंशनल करंट है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल एक तरह से ये कहो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये हमारी ओशियनिक प्लेट है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो हैवी होती है एज कंपेयर ओशियनिक प्लेट के, इसलिए ये जो है ओशियन वाली जो प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धसी हुई है, उसके अंदर गई हुई है। अब यहाँ पर क्या कहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट की, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है वो किस तरह से अलग हुए, किस तरह से ओशियंस बने। अब यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है और ओशियनिक पार्ट है ये क्या है, दो एक दूसरे से अलग होते हैं। किस वजह से, इन्होंने क्या कहा है कि कन्वेंशनल फोर्स लगती है। किसने कहा ये कहा है आर्थर होमलेस ने। ठीक है, ये थे आर्थर होमलेस जिन्होंने 1930 में अपना डिस्कशन दिया। उन्होंने पॉसिबिलिटी शो की कि ऐसा पॉसिबिलिटी हैं, हो सकती हैं ऐसा होना पॉसिबल है कि अगर कन्वेंशनल करंट काम करता है अर्थ के इंटीरियर में तो उससे जो है वो अपने ऊपर के जो स्लैब हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं या ओशियनिक प्लेट्स हैं, उनको बहा करके ले जा सकता है, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है पुश कर सकता है या खींच सकता है, पुल कर सकता है। इस क्लियर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, कॉन्टिनेंटल स्टडी। अब कॉन्टिनेंटल जो स्टडी दी है, कॉन्टिनेंटल स्टडी में इन्होंने फर्स्ट जो पॉइंट दिया है कि यहाँ पर क्या है,
कन्वेंशनल करंट वर्क करता है। दीज करंट्स आर फॉर्म्ड इन मेटल ड्यू टू द हीट कमिंग फ्रॉम कोर एंड ऑल्सो ड्यू हीट जनरेटेड बाय द डिस्टिग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स। जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं उनकी वजह से, और मैग्मा जो मेटल लेयर के अंदर जो लिक्विड मैग्मा है उसके अंदर जो हीट है उसकी वजह से ये जनरेट होती हैं क्या, करंट्स। और इन करंट्स की वजह से क्या है, जो ऊपर की प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो स्लैब पूरा जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर खिसक जाता है, या उसमें वो पुश करते हैं या पुल करते हैं। ये अगर वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो होगा कन्वर्जेंट। अगर वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं या पुश करते हैं वो होगा डाइवर्जेंट। ये फोर्स वर्क करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया है फर्स्ट कन्वेंशनल करंट थ्योरी। सेकंड जो इन्होंने दिया है कि इसके बाद और क्या हुआ, नया क्या एडिशन आया, तो मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। यस माय डियर स्टूडेंट, मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। अगर हम ओशियंस की बात करें तो हमारे माइंड में आता है ओशियंस के अंदर क्या होगा, वाटर, ह्यूज अमाउंट में वाटर होगा, मैरीन स्पीसीज होंगी, यानी कि फिश होंगी, डिफरेंट टाइप्स की, ऑक्टोपस होंगे, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है ओशियन के अंदर उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, हमारे माइंड में वही कंसेप्ट आते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। अर्थ जो हमारा ओशियन सरफेस है उसके अंदर भी अर्थ की तरह, अर्थ सरफेस की तरह, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उनकी तरह नए नए फिजिकल फीचर्स भी हैं, यानी कि रिलीफ फीचर भी वहाँ पर हैं। हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप चेक कर सकते हो, द ओशियन फ्लोर इज़ नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज़ फुल ऑफ रिलीफ। यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट प्लेन पार्ट नहीं है, यहाँ पर कई सारे रिलीफ फीचर हैं। आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो, ये ओशियंस का फ्लोर है, इसकी मैपिंग की गई है। जब इसको, क्योंकि जब किसी चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगने शुरू होते हैं तो उसके आंसर, उसको अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कि आपने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वो सही है या गलत है, तो आपको एविडेंस देने होते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया। तो ये आप कुछ पिक्चर्स दे सकते हो, और ये ओशियंस के अंदर जो ओशियनिक फ्लोर है उसकी मैपिंग है, उसके फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं, रिलीफ फीचर दिखाई देते हैं। कहीं आपको छोटे छोटे माउंटेन्स दिखाई देंगे। छोटे माउंटेन्स यानी कि जो क्या होते हैं, हमारे मिड ओशियनिक रिड्स जो हैं, इनको बोलते हैं स्मॉल माउंटेन्स को, ठीक है। कहीं आपको ट्रेंच दिखाई देंगे, कहीं आपको एक तरह से डीप ट्रेंच दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग जो फीचर्स हैं ये ओशियंस के फ्लोर पे होते हैं, इनकी स्टडी की गई। और ये कब स्टडी की गई, आफ्टर ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी। जब वैगनर ने कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी तो उसके बाद में ये किया गया। और ये कब हुआ था, ये हुआ हमारे जो स्टडी शुरू हुई, डिस्कवरीज शुरू हुई, वो हुई पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इज़ क्लियर। और यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि अलग अलग तरह की फ़ीचर्स यहाँ दिए हैं, रिलीफ फीचर्स। ये किस तरह से जो हैं चेंज होते हैं, किस तरह की नई नई फिजिकल फीचर्स यहाँ पर किसके अंदर, ओशियंस के अंदर बनते हैं, ठीक है। इट्स क्लियर। तो ये था कि उन्होंने सेकंड चीज़ क्या दी है कि ओशियंस का जो फ्लोर है वहाँ पर वो प्लेन नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ फीचर वहाँ पर अवेलेबल हैं। ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज़ 3 पार्ट्स। अगर हम ओशियन फ्लोर की बात करें तो उसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन यानी कि उनके बीच का जो गैप है वो, उसको स्टडी करना। अब्सल प्लेन, जो प्लेन ओशियंस के अंदर जो प्लेन एरिया है उसको बोला जाता है एब्सल प्लेन्स। मिड ओशियनिक रिड्स मीन्स स्मॉल माउंटेन्स, जो ओशियंस के फ्लोर के ऊपर, यानी कि ओशियन के अंदर जो उसका तल है, उसका जो धरातल है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे माउंटेन बन जाते हैं उनको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिड्स। इज क्लियर। उसके बाद आता है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन अगर हम यहाँ पर
एक्सप्लेनेशन देके पहले आप इसको मैप से देख सकते हो। ये है हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कोस्ट और कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और ओशियन। इज क्लियर? Now first is continental margins. The continental margins is the slow water area found in proximately to continent. The continental margin consists of three different features: the continental rise and the continental slope and the continental shelf. Continental margin consists about 28% of the oceanic area. एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरिया है ओशियंस के अंदर, ये 28% एरिया टोटल जो ओशियंस एरिया है उसका कवर करता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये यहाँ पर बने हुए होते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन में। सेकेंड पार्ट इज एबिसल प्लेन। एब्सल प्लेन्स में क्या है? एब्सल प्लेन्स आर द वास्ट। ये क्या होते हैं? वास्ट होते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि जो ओशियंस के अंदर जो रिलीफ है, जो उनका फ्लोर है वो कि ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ है, लेकिन अप डाउन है, लेकिन कुछ जो प्लेन एरिया है वो भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें मैक्सिमम तो यहाँ पर प्लेन एरिया काफ़ी जो है अमाउंट में होता है, या यूँ कहें ज़्यादा होता है, वास्ट होता है, फ्लैट होता है, सेडिमेंट से कवर होता है, एरियाज ऑफ द डीप ओशियन फ्लोर। और ये क्या है? ये एरियाज कहाँ होते हैं? डीप ओशियन फ्लोर के अंदर होते हैं। क्यों ये नहीं है कि कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट्स जहाँ पर जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ है, एकदम से आप कॉन्टिनेंट से उतरो और ओशियंस के अंदर जाओ तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ ट्रेंच होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिसमें अगर आप एकदम से कॉन्टिनेंट से उतरते हो तो डायरेक्ट उसके अंदर चले जाओगे और गहराई में डूब जाओगे। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, मोस्ट ऑफ ट्रेंच साथ में होते हैं। लेकिन जब हम डीप में जाते हैं तो वहाँ पर प्लेन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मूवमेंट है वो कुछ कम हो जाती है। इज क्लियर? ओके। They are the flattest, most featureless area on the earth and have a slope of less than 1 foot of elevation differences for each 1,000 feet of distance. Yes, my dear student, अगर आप प्रॉपरली इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस तरह से अबेसल प्लेन, ये नीचे यहाँ पर आप जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर आप अबेसल प्लेन, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये स्लोप है ऐसे, कॉन्टिनेंटल राइज, ये राइज बने हुए हैं जहाँ ये इस तरह से बन गए, यानी कि ऊपर से कटाव, पानी जैसे गिरता है तो कटाव हो जाते हैं। ओशियन क्रस्ट जो है वो कटना शुरू हो जाता है। डीप सी फैन, यहाँ पर कई बार क्या होता है, इस तरह से कटाव होते हैं कि फ़ैन जैसी आकृति बन जाती, लाइक दिस। एंड सेल्फ ब्रेक, सबमरीन कैनियंस एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज़ हियर, और कॉन्टिनेंटल मार्जिन, मार्जिन यानी कि कितने डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक वास्ट जो है एरिया है किसका? अबेसल प्लेन्स का। इज क्लियर? यहाँ पर भी आप देख सकते हो द ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर के अंदर किस तरह के जो है फीचर्स होते हैं, रिलीफ फीचर। कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, माउंटेन्स हैं, सेड माउंट हैं, और वोल्केनिक आइलैंड है। जो आइलैंड जो हमें ऊपर ओशियंस के ऊपर जो आइलैंड देखने को मिलते हैं, जो आइलैंड हैं जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये आइलैंड क्या है? वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो मैग्मा निकलता है उसके कुलिफिकेशन और सॉलिडिफिकेशन के बाद जो है ये प्रिपेयर होते हैं वोल्केनिक आइलैंड। ठीक है, और इस तरह से आप नीचे, ये है रिफ्ट वैली इज हियर, जस्ट 1 मिनट, इज रिफ्ट वैली, और ये है ट्रेंच। जब ये वैली है और ये ट्रेंच है जो चौड़े होते जाएंगे, और यहाँ पर दो कॉन्टिनेंटल पार्ट या जो हमारे दो ओशियनिक प्लेट हैं वो उनमें कटाव हो जाए या वो एक दूसरे को डाइवर्ट करती हैं। इज क्लियर? तो ये क्या है? फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर हैं ओशियनिक फ्लोर के ऊपर। इज क्लियर? आई होप क्लियर। नेक्स्ट,
ये था सेकंड पॉइंट। एंड उसके बाद जो है मिड ओशियनिक राइड्स, यानी कि छोटे छोटे माउंटेन जो बनते हैं। मिड ओशियनिक राइड्स और मिड ओशियनिक राइड्स इज़ एन अंडर वाटर माउंटेन। अंडर वाटर यानी कि वाटर के अंदर जो ओशियनिक पार्ट है उसके अंदर जो माउंटेन बनते हैं उनको बोलते हैं मिड ओशियनिक राइड्स। रेंज फॉर्म्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से फॉर्म्ड होती हैं। आपने प्लेट टेक्टोनिक पहले भी स्टडी किया है और आगे भी हमारे सिलेबस में है, उसको फिर डिटेल से करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से फॉर्म होती हैं। दिस अपलिफ्टिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर occur when convection current rise in the metal बैंथ, जो मेटल एरिया है उसके अंदर जब कन्वेंशनल करंट राइज होता है तो बनता है, तो यहाँ पर क्या होती हैं, इस तरह की मूवमेंट होती हैं जिससे क्या बनती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, छोटी छोटी माउंटेन्स बन जाती, माउंटेन रेंज बन जाती हैं, जिससे मिड ओशियनिक राइड्स बोला जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर कहाँ मिलती हैं, ओशियन के फ्लोर पर। इज क्लियर? वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट डाइवर्जेंट बाउंड्री, कब होंगी ये इस तरह का, जब कहीं पर जो है वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा है, और वो मैग्मा उन दो प्लेट्स के बीच में आ जाए जो एक दूसरे की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, एक दूसरे को जो है वो डाइवर्ट करती हैं। ठीक है, तो उस टाइम ये क्या बनते हैं, मिड ओशियनिक राइड्स बनते हैं। इस क्लियर? ये हमारा ओशियंस का पार्ट दिया है, उसके अंदर का फ्लोर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अब बात करते हैं कि ओशियंस के अंदर, क्योंकि जब हम अभी तक जो वैगनर एल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी दी थी उसके अंदर जितने भी एविडेंस थे वो मोस्ट ऑफ क्या ये कहो, ऑल एविडेंस जो हैं कॉन्टिनेंटल सरफेस से कलेक्ट किए गए थे। बट नाउ अब ओशियंस की स्टडी करना शुरू कर दिया था, ओशियंस से एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो यहाँ से अब शुरुआत नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अब कंप्लीट स्टडी करनी है ओशियंस की। इस क्लियर? तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ, कहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, वोल्केनो यहाँ क्यों ज़्यादा आते हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका रीजन भी है क्या, ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यही उसका रीजन है। तो रिंग ऑफ फायर है जहाँ पर मैक्सिमम क्या है, वोल्केनो इरप्ट होती हैं। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन अराउंड पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक अकाउंट्स फॉर more than 90% of active volcanoes and is called a ring of fire। जो रिंग ऑफ फायर है ये पैसिफिक जो ओशियन है उसके मैंने आपको पहले भी ये करवाया है क्योंकि हमारा एक चैप्टर में आ चुका है वोल्केनो इंटीरियर वाले में, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने किया था वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम कर चुके हैं रिंग ऑफ फायर में कितने परसेंट 90% जो है एक्टिव वोल्केनो है, और कहाँ पर है रिंग ऑफ फायर, कहाँ बनता है, पैसिफिक ओशियन के अंदर। ठीक है, और इट ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई सिस्मिक एक्टिविटीज़, और ये एरिया क्या है, सिस्मिक जो वेव हैं उनको यानी कि जो हमारी अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो उसके आसपास के एरिया में क्या है, अर्थक्वेक को भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सेकेंड इज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, दिस एक्सटेंड फ्रॉम हिमालय रीजन टू मेडिटेरियन रीजन। दिस इज़ ऑल्सो अ कन्वर्जेंट मार्जिन, ये भी क्या है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बनाते हैं हिमालय रीजन और मेडिटेरियन रीजन के बीच में, और वहाँ तक ये फैला हुआ है, और ये क्या है, कन्वर्जेंट मार्जिन है। थर्ड इज़ मिड अटलांटिक राइड, जो अटलांटिक राइड है उनकी उसको देखते हैं। थर्ड पॉइंट, दिस इज़ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट मैंने आपको पहले भी बताया है, डाइवर्जेंट जब वो एक दूसरे को डाइवर्ट करती हैं, कन्वर्जेंट जब वो एक दूसरे को अपनी तरफ कन्वर्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं एक दूसरे को। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ कन्वर्जेंट मार्जिन, this is divergent plate boundary, new crust gets formed,
here and is prone to volcanic and seismic activity। जो मिड अटलांटिक राइज है यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जिसकी वजह से न्यू क्रस्ट जो है फॉर्म होता है और नई नई जो क्रस्ट है वो बनती रहती है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकल के आता है वो क्या है, कूलिफिकेशन के बाद और सॉलिडिफिकेशन के बाद जो है क्या बनाता है, सरफेस बनाता है। तो यहाँ पर वोल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया जाता है। ये है रिंग ऑफ फायर, आप देख सकते हो रिंग ऑफ फायर। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम 90% जो वोल्केनिक इरप्शन है वो एक्टिव फॉर्म में है। इज क्लियर। देन नेक्स्ट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि सी का जो फ्लोर है वो किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से वो इंक्रीज हो रहा है। आज भी जो है सी का जो पार्ट है, सी का जो सरफेस है वो स्प्रेडिंग में है, यानी कि वो फैल रहा है। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिस कंसेप्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय हैरी हेस। ये किसने दिया है? इसमें जो हैरी हेस हैं इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया है कि जो हमारे अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है। दीज फैक्ट्स एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स ऑन एन एंटायर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक राइज लीड हैस यानी कि हैरी हेस ने ये कब दिया? 1961 में, टू प्रपोज हिज हाइपोथेसिस। और इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के यानी कि अपने एक विचार दिए, अपनी थॉट दी 1961 में कि जो अर्थ की इंटीरियर में जो मैग्नेटिक पावर है वो भी इसमें वर्क करती है, उसकी वजह से भी सी का जो फ्लोर है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इज क्लियर। then it suggests that ocean floor is expanding due to divergence of plates। जो प्लेट्स हैं उनकी डाइवर्जेंस की मूवमेंट की वजह से भी ये फैल रहा है। अब इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए हैरी हेस ने कुछ एविडेंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वोल्केनोज अलोंग मिड ओशियनिक राइड्स। जो मिड ओशियनिक राइड्स के साथ जो वोल्केनोज हैं उनकी प्रेजेंस इस चीज़ को शो करती है, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो जो है न्यू उसके अंदर रिलीफ फीचर बनते रहेंगे और जो ओशियंस का फ्लोर है वो स्प्रेड होता रहेगा, क्योंकि उसमें से लावा अंदर से जो मेंटल पोर्शन है वहाँ से मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता रहेगा और उससे क्या होगा, नई नई रिलीफ फीचर बनती रहेंगी। नेक्स्ट इज सेम टाइप ऑफ रॉक्स इन टर्म ऑफ कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा ऑन द बोथ साइड ऑफ क्रस्ट ऑफ मिड ओशियनिक राइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है कि सेम तरह की रॉक्स जो हैं वो कंपोजिशन करती हैं, उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं, वो क्या करती हैं, उन दोनों की वजह से, दोनों साइड की वजह से जो है मिड ओशियनिक राइज बनते रहते हैं। ओशियंस क्रस्ट इज़ यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यस माय डियर स्टूडेंट, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ओल्डर है एज कंपेयर ओशियनिक जो सेल्फ है या ओशियनिक क्रस्ट है। ओशियन के अंदर जो क्रस्ट है यानी कि उसका जो अपर पार्ट है, जैसे हमारा अर्थ का क्रस्ट, सरफेस का जो क्रस्ट है जो हमें दिखाई देता है कॉन्टिनेंटल पार्ट पे, वो एक मोटी लेयर है और वो ओल्ड है। जबकि इसके कंपेयर जब हम ओशियंस के अंदर जाके ओशियंस का क्रस्ट देखते हैं तो वो क्या है, वो थिन है। ठीक है, थिन लेयर है, वो उतना गहरा नहीं है, उतना मोटा नहीं है, और वो यंगर फॉर्म में है, वो नया बनता रहता है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होती रहेगी और नई फॉर्मेशन उसके अंदर होती रहेगी, इसलिए इसको यंगर कहा गया है। सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर इज थिन। इज क्लियर। डीप ट्रेंच एंड डीप फोकस अर्थक्वेक अलोंग मिड ओशियनिक राइज। डीप ट्रेंच और डीप फोकस अर्थक्वेक के वो भी यहाँ पर ओशियनिक राइज के अंदर मिलते हैं। आप यहाँ से फिर इसको देख सकते हो, ये यंगेस्ट है, ये ओल्डर है, क्योंकि जो यंगेस्ट है वो न्यू फॉर्म में है, वो नए नए जो है फीचर्स बन रहे हैं, जबकि जैसे जैसे वो पीछे होते जाएंगे वो पुराने होते जाएंगे और जो नए बनते जाएंगे वो यंगेस्ट हैं। इज क्लियर। यंगेस्ट एंड ओल्डर।
I think is enough for today. So next, theory of plate tectonic we discuss in next lecture. I hope all are clear. If you have any doubt, you can comment in comment section. And thanks to all. Have a good day.